Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and we are going to discuss about 11th class physics chapter number 1, that is physical quantities and measurement. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है हमें पहले डिस्कस करना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या होता है। फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और अब हम एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक लाइन है फ़िज़िक्स के बारे में जो कि मैंने यहाँ लिखा है, फिज़िक्स इज़ द फिलोसफी ऑफ नेचर। फिज़िक्स जो है ना, जिस तरह हर चीज़ की फ़िलोसफी का कोई ना कोई नाम होता है ना, इस तरह जो नेचर है ना, नेचर जो हमारे एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स है, इसकी जो फ़िलोसफी है ना, उसको इसके फ़लसफ़े को हम फिज़िक्स का नाम देते हैं। यानी कि नेचर के बारे में जितनी भी स्टडी हम करेंगे, जिनके क्या किस तरह से नेचर किन चीज़ों से मिलके बना है, किस तरह से इसमें इंट्रैक्शन है, कब से बना है, कब ख़त्म होना है, कौन सी फोर्सेस हैं, कौन से लाज हैं, इन चीज़ों की जो भी स्टडी है ना, इसको हम सिंपल ज़बान में फ़िज़िक्स कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद है कि इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब ये जो वर्ड है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ना वो कोई थ्योरेटिकल बेस्ड साइंस नहीं है। हम इसमें थ्योरीज देते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जो बुनियाद है ना वो फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके बाद उन्हें बुक्स में या प्रॉपर लॉज बनाकर हमारे सिलेबस में या उन्हें उसमें शामिल किया जाता है। अब जो ऑब्जर्वेशन है ये भी टू टाइप्स की होती है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है ना, इनमें जो ऑब्जर्वेशन का वर्ड आया ना, इसकी टू टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब जैसे नाम से शो हो रहा है क्वालिटेटिव, यानी कि इसमें हम इसकी कोई ना कोई क्वालिटी डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक, कोई ना कोई खसूसियत होगी। तो सबसे पहले इसे ही डिस्कस कर लेते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग द करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग विदाउट यूजिंग नंबर्स। यानी कि इस किसी भी चीज़ की खसूसियात को, उसके अंदर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को बयान करना बग़ैर कोई भी नंबर इन्वॉल्व किए। यानी कि हम बग़ैर किसी भी चीज़ का नंबर इस्तेमाल किए अगर उसके बारे में कोई भी करेक्टरिस्टिक बताते हैं तो ये उसकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है या ये उस चीज़ का क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर हम एग्जांपल लें लाइक कलर। अब किसी भी चीज़ के कलर की जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर हम ब्लड की बात करें, जैसे ब्लड रेड होता है, तो हम उसमें कोई भी नंबर नहीं यूज़ कर रहे होते। हम कहते हैं कि हमारा जो खून है वो लाल रंग का है। अब इसमें कोई भी नंबर नहीं मैंने इस्तेमाल किया। मैंने बोला कि खून लाल रंग का है, ये नहीं कहा लाल 500 है या लाल 300 है। तो यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल नंबर नहीं इस्तेमाल हुआ। बग़ैर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ किए मैंने उसकी कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक बता दी है, तो ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ। इसी तरह से किसी चीज़ का टेक्सचर, किसी चीज़ की स्मेल, उसकी शेप, ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब इनके लिए किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं होती। ये वैसे ही बजाते खुद किसी ना किसी चीज़ की करेक्टरिस्टिक को बयान कर रही होती है बगैर किसी नंबर को इन्वॉल्व किए। ठीक है। उसके बाद है कि दीज टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी टेकन विद आवर 5 सेंसेस। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये हम अपने एक कॉमन इंसान अपनी नॉर्मल सेंसेस यूज़ करके ले सकता है। यानी इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए हमें, कोई प्रॉपर लैब नहीं चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ हम अपनी सिंपल जो हमारे सेंसेस होते हैं, जैसे साइट, हम देख कर चीज़ों को, सूंघ कर, चख कर, उन्हें हाथ लगा कर, उन्हें सुन कर। यानी अब जैसे हमने कलर की बात की, तो कलर को देखें तो कलर कैसे पता चलता है कि हमें किसी चीज़ का रंग कौन सा है? देखने से पता चलता है ना। जब हम उस चीज़ को देखते हैं और हमें कलर्स की डिस्टिंक्शन पता है, उनके बारे में पता है कि ये अगर इस तरह का नज़र आएगा तो इसको हम रेड बोलेंगे, इस तरह का आएगा तो ब्लू बोलेंगे, तो ये देखने से हमने कलर का अंदाज़ा लगाया। इसी तरह से अगर हम किसी चीज़ को सूंघ कर, उसकी खुशबू, ये चीज़ अच्छी स्मेल कर रही है, ये खाना होता है, हम उसको सूंघ कर बता देते हैं कि आज खाना अच्छा बना है या आज खाना अच्छा नहीं बना, ये जल गया या कुछ इस तरह का हुआ है, तो वो हम सूंघ कर उस चीज़ की प्रॉपर्टी बता देते हैं। इसी तरह कभी हम चख के बता देते हैं कि अगर लाइक हमने पिज़्ज़ा खाया और उसका हमें टेस्ट पसंद आया, तो वो हम चख कर बता रहे हैं ना कि ये अच्छा है। तो उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो अच्छा होना है, वो हम टेस्ट की बुनियाद पे कह रहे हैं, और वो टेस्ट हम अपने आम सेंसेस से करते हैं, अपनी ज़बान से करते हैं। इसी तरह टच करके भी हम चीज़ों को देख सकते हैं और सुनकर भी। इस तरह मतलब ये जो सारे हमारे 5 सेंसेस हैं, इनको यूज़ करके क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है वो है, इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग समथिंग यूजिंग नंबर्स।
अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी भी चीज़ का ना क्वालिटेटिव से बिल्कुल अपोजिट है। जिस तरह हम क्वालिटी में बात कर रहे थे ना कि विदाउट यूजिंग नंबर्स, हम किसी भी नंबर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ उस चीज़ की खसूसियत की बात करेंगे। जैसे कलर की बात की हमने, स्मेल की बात की, शेप की बात की। इसी तरह जब हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आते हैं तो ये ऐसी ऑब्जर्वेशन होती हैं जिनमें हम क्वांटिटी की बेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं। अब लाइक जैसे है ये फॉर एग्जांपल लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लेंथ मेजर करते हैं तो उसे हमें नंबर से ही बताना पड़ता है ना। मतलब अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये लंबी है, तो कितनी लंबी है, मतलब बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी, कितनी ज़्यादा लंबी है, हमें नहीं पता कितनी ज़्यादा लंबी है जब तक हम नंबर ना लगा दें, क्योंकि हम किसी को भी तब तक अपनी बात नहीं समझा सकते क्वांटिटेटिव एनालिसिस के केस में जब तक हम उसे एग्जैक्ट नंबर ना बताएं। मतलब अगर हम कहेंगे ना कि हाँ ये चीज़ 500 मीटर है तो उसे पता चल जाएगा, दूसरी चीज़ 1000 मीटर है तो पता चल जाएगा कि उससे बड़ी है, हम कहते हैं वो उससे बड़ी है तो नहीं पता चल रहा ना कौन सी किससे बड़ी है, मतलब ये कन्फ्यूजन सी बन जाती है। इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर नंबर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जैसे मैथ्स है, टेम्परेचर है, तो ये जो इस टाइप की ऑब्जर्वेशन होती हैं इन्हें हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे यूनिट भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पास किसी भी चीज़ का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना उसका यूनिट होता है। जैसे अगर हम किसी भी चीनी की बात करते हैं और चीनी हम बाज़ार से लेने जाते हैं और वो होती है 5 किलोग्राम लेके आते हैं, तो ये जो 5 kg है ना, ये 5 नंबर है ना और kg उसके साथ यूनिट है, यानी हमने उस चीज़ का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है ना उसे 5 kg के अंदर लिखा है, तो ये उसका यूनिट भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो kg है वो साथ उसका यूनिट है। अब हमारे पास 1.1 टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो एस्टिमेट करना है फिजिकल क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, एक दफ़ा फिर इन्हें देख लेते हैं कि क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, सिंपली ये है कि इस दुनिया में जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको हम फिजिकल में नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स पेपर में मेहनत करते हैं, तो एक स्टूडेंट आके कहता है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो अब वो बता रहा है कि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा मेहनत की। तो अब ये जो उसकी हार्ड वर्क है ना, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते या मैयर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि उसकी हार्ड वर्किंग को मैयर कर सके। तो ये जो है ना, ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाता है। इसी तरह के और भी एग्जांपल्स हैं जो चीज़ें मैयर नहीं हो सकती, जैसे फीलिंग्स मैयर नहीं की जा सकती, हेट, लव, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या कलर कौन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे पहले एग्जांपल ली थी कि हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है, तो वो कितना रेड है हम इसको नहीं बता सकते, बस हम ये बता सकते हैं ये रेड है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती हैं, और जो भी चीज़ मैयर की जा सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, अगर वो वाली याद ना हो तो एक और डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको समझना थोड़ा सा आसान है इस डेफिनेशन को, कि कोई भी चीज़ जिसे हम नंबर से मेजर कर सकते हैं, नंबर्स के अंदर मेजर हो सकती है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, वो हम करते होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर, क्वालिटेटिव नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो जैसे हमने पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दी थी, लेंथ, मास, टाइम, एट्सेट्रा। इसके बाद है हमारे पास एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है अंदाज़ा लगाना। अब आप सब जानते हैं कि अंदाज़ा जो है वो हम वैसे लगा देते होते हैं आम जिंदगी में, लेकिन जो फिज़िक्स है ना, इसके अंदर या किसी भी स्टडी की फील्ड के अंदर हम अंदाजे ऐसे नहीं लगा सकते। अगर ऐसे ही अंदाजे लगाने होते फिर इतने बड़े बड़े लॉज और थ्योरीज और साइंटिस्ट की ज़रूरत ही क्या थी। तो जो अंदाज़ा है ना, वो भी किसी न किसी एजुकेशनल और किसी न किसी नॉलेज बेस पे लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एस्टिमेशन की डेफिनेशन है वो भी इसी तरह से है, एन एस्टिमेशन इज़ अ रफ educated guess to the value of a physical quantity by using prior experience and sound physical reasoning। एस्टिमेशन क्या है, हमारे पास एक ऐसा रफ लेकिन एजुकेटेड गैस है, मतलब कि आप रैंडम ही लगा रहे हैं अंदाज़ा, लेकिन वो किसी न किसी बेसिस पे है, किसी न किसी नॉलेज बेस्ड है, टू द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब अंदाज़ा लगाना किस चीज़ का है, फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी उसके बारे में क्या, यानी उसकी मेजरमेंट के बारे में। अगर हम लेंथ की बात करें तो किसी चीज़ की लेंथ का अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ की हाइट का अंदाज़ा लगाना, वॉल्यूम का लगाना, मैस का लगाना, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाना
लेकिन किसी ना किसी एजुकेटेड गेस के ऊपर बाय यूजिंग, आप किसी चीज़ को यूज़ करते हुए प्रियर एक्सपीरियंस, यानी कि आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है, आपके जो पहले वाले एक्सपीरियंस है उनकी बेस पे, एंड साउंड फिजिकल रीजनिंग, और उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिकल रीजनिंग भी होनी चाहिए, यानी एवं ही आप खाम खा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी कोई ना कोई बेस होनी चाहिए उस चीज़ के पीछे। और ये जो फिजिकल रीजनिंग है ना, इसकी समझ आपको तब आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ही डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ वी वांट टू मैयर द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। अब एक बिल्डिंग है, आप उसकी हाइट मैयर करना चाहते हैं। फर्स्ट वी काउंट नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये करना है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हम हाइट मैयर करना चाहते हैं, उसके नंबर ऑफ फ्लोर्स, यानी उसके अंदर कितने फ्लोर्स हैं वो गिन लेंगे। देन एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ सिंगल फ्लोर। उसके बाद क्या करना है कि हर फ्लोर की हाइट का अंदाज़ा लगाना है। अब अंदाजे वाला काम कहाँ से आया, यहाँ से आया कि हम एक बिल्डिंग की हाइट मेजर करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं वो गिन लेने हैं। गिनने के बाद अब एक फ्लोर की हाइट का अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। और वो अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे, बाई इमेजिनिंग हाउ मैनी पीपल वुड हैव टू स्टैंड ऑन ईच अदर्स शोल्डर टू रीच द सीलिंग। अब हमने देखना है कि कितने इंसान, कितने आदमी हम एक दूसरे के ऊपर खड़े करें और वो जो छत को जाकर टच करें, यानी कि कितने लोग एक दूसरे के ऊपर अगर खड़े हों तो वो छत को लग जाएंगे, हमारी जो सीलिंग है ना उसको जाके लगेंगे। एक फ्लोर की हाइट का अंदाज़ा हम इस तरह से लगाएंगे। तो जब एक फ्लोर की हाइट का अंदाज़ा हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, इन द लास्ट वी एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ पर्सन। अब हमने ये तो देख लिया कि एक फ्लोर के अंदर 5 आदमी खड़े हों तो वो छत को टच करते हैं। उसके बाद देखना है कि उन 5 आदमी जो वो खड़े हो रहे हैं उनमें से हर एक आदमी का कितना कद है, कितनी हाइट है, ठीक है। जब वो पता चल जाएगा, देन दीज एस्टिमेशंस गिव अस द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो उसके बाद सिंपल है, जब हमें एक बंदे की हाइट का पता है और अगर 5 बंदे एक फ्लोर की सीलिंग को लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे एक बंदे की हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, क्योंकि हम एवरेज हाइट ले रहे हैं ना, पांचों की हाइट तकरीबन बराबर होगी। ये हम आइडियलाइज कर लेते हैं कि जो 5 लोग हैं उनकी हाइट बराबर है, और एक की हाइट का हमें अंदाजा हो गया, हमने देख के अंदाजा लगा लिया कि भाई ये बंदा 5 फुट का है, और 5 बंदे अगर एक दूसरे के ऊपर खड़े हों तो वो एक फ्लोर की जो छत है ना उस तक लग रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि उस 5 फुट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 25 फुट। अब उन पांचों बंदों की जो हाइट होगी वो 25 फुट होगी, और वो 5 बंदे क्योंकि सीलिंग को लग रहे थे, इसका मतलब है कि एक पूरे फ्लोर की जो हाइट है वो क्या होगी, वो 25 फुट होगी। और अगर टोटल फ्लोर 8 थे एक बिल्डिंग के अंदर, तो हम उस 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर उस बिल्डिंग की हाइट का आंसर होगा। तो इस तरह क्या हुआ कि हमने अंदाज़ा लगाकर, एक चीज़ का अंदाज़ा लगाकर एक पूरी बिल्डिंग की हाइट मेजर कर ली। लेकिन वो अंदाज़ा कैसे था, वो अंदाज़ा हमने ऐसे ही नहीं लगाया, पहले हमने उस बिल्डिंग को डिवाइड किया फ्लोर्स के अंदर, फिर फ्लोर को डिवाइड किया बंदों के अंदर, यानी कि कितने बंदे एक फ्लोर को फिल कर सकते हैं। उसके बाद उस बंदे की हाइट का, यानी कि बड़े ही मिनिमम लेवल पर आकर अंदाज़ा लगाया। अब ये नहीं हमने किया कि डायरेक्ट ही हम भाई एक बिल्डिंग देखी है, हाँ ये मुझे लग रही है 56 फुट की, तो ठीक है भाई 56 फुट की, ऐसे नहीं करना। पहले हमने उसको डिवाइड करना है, छोटे छोटे हिस्सों में आना है, फिर एक छोटे यूनिट लेवल पर आकर, स्मॉल स्केल पर आकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे एरर का जो खदशा है ना वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी अंदाजे से एक पूरी बिल्डिंग की हाइट मेजर कर ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। तो कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं पढ़ लेते, मतलब उसका कोई ना कोई मकसद होता है, इसलिए हम अब इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं एस्टिमेशन की कि इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। तो इसके लिए जो 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं, नंबर 1 है, इट हेल्प्स अस टू क्विकली assess situations and make decisions when precise measurements are not possible। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास एस्टिमेशन का, कि ये हम इसके ज़रिए से क्विकली असेस कर सकते हैं सिचुएशन को, यानी कोई भी सिचुएशन है तो उसकी जो असेसमेंट करनी है, उसके बारे में जो भी अंदाज़ा लगाना है, और अंदाज़ा लगा के एंड मेक डिसीजंस, और फिर उस अंदाजे पे फैसला करना है। व्हेन प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, यानी कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसी वक्त डिसीजन लेना है, उसी वक्त वो काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई भी मतलब दीवार बनानी है, या कोई भी छोटी सी दीवार बनानी है, और हमारे पास एक ईंट की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है कि ये ईंट कितनी लेंथ की है और ये कितनी, मतलब इस तरह की ईंट्स लगेगी हमें एक दीवार को मुकम्मल करने में, तो हम वक्ती तौर पर फ़ौरन अगर जल्दी से हमें ये काम करना है तो हम अंदाज़ा लगा करके ईंट इतनी है, क्योंकि वो छोटी सी है, हम उसका आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उस तरह की बहुत सारी ईंट रख के वो एक पूरा हम अपना स्ट्रक्चर जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो अगर क्विक मेजरमेंट या क्विक सिचुएशन के अंदर क्विकली रिस्पॉन्स करना है तो वो हम अंदाजे की बेस पे कर सकते हैं। तो ये भी एक एस्टिमेशन का फ़ायदा है।
नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ आल्सो यूज टू चेक द रीजनेबलनेस ऑफ कैलकुलेशन। तो ये इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसकी हम मिसाल लें, फॉर एग्जांपल हम अगर चीनी है, अगर चीनी की एक बोरी है और वो 50 किलो की है, वो हम बाज़ार से लेकर आए हैं, तो अगर हम उसे घर पर मैयर करना चाहते हैं, हमें पता है कि वो 50 kg की है, तो हमें अंदाज़ा है कि 50 है तो 48 या 52 इस तरह का ही कोई लगभग इसके आगे पीछे होगा उसका जो वेट है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो अब ये हमें उसकी पहले से ही पता है मेजरमेंट, और अगर हम उसको आकर अपने पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैयर करते हैं और हमारे पास वेट आ जाता है 68, तो हमें पता है ये सही नहीं है, यानी कि हम ले ही वो 50 के राउंड अबाउट आए हैं और वो 68 कैसे हो सकती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो रीजनेबल नहीं है, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एरर है, वो सही मेजरमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि हम एक चीज़ लेकर ही राउंड अबाउट 50 के आए हैं और अब वो हमारा इंस्ट्रूमेंट उसे 68 बता रहा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह हम अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं वो ठीक है कि नहीं है। थर्ड वन इज़, इट इज़ क्रुशियल इन प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, बजटिंग रिसोर्सेज एंड सेटिंग गोल्स बेस्ड ऑन रफ प्रोजेक्शन। तो अगर कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी भी किस्म का है, अगर कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई भी इस तरह का काम करना है, तो उससे पहले जो प्लानिंग होती है उस प्रोजेक्ट की, या उसका जो बजट होता है, और उसके बाद उसके रिसोर्सेज वगैरह का अंदाज़ा लगाना, फिर उसके बाद उसकी बेस पर जो गोल वगैरह होता है, इस चीज़ का सारा कुछ जो होता है वो हमें पहले से हम अंदाज़ा ही लगाते हैं, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होता, बस हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर, इस बिल्डिंग बनने के ऊपर इतना खर्चा हो सकता है, इतनी ईंटें चाहिए होंगी, इतनी सीमेंट चाहिए होगी, इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, इतने अरसे में होगा। तो ये सब जो होता है ये एक अंदाज़ा होता है, जिसकी बेस के ऊपर हम पूरा एक प्लान बना लेते हैं, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पर भी एस्टिमेशन बहुत काम आती है। इसके अलावा फोर्थ वन इज़, इट हेल्प्स अस इन डिवेलपिंग आ deeper understanding of concepts by approximating outcomes and exploring different scenarios। तो अब इसमें इस तरह से आ जाता है कि किसी भी एक कंसेप्ट को अगर हम अच्छे तरीके से डीपली समझना चाहते हैं, तो उसमें भी एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा काम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपकी ये NBF नेशनल बुक फाउंडेशन का जो अब नया सिलेबस है, इसी बुक की ही मिसाल दूं, तो इसमें जो आपकी एग्जांपल नंबर 1.1 है चैप्टर 1 के अंदर, वो एग्जांपल जो है ना वो एस्टिमेशन बेस्ड एग्जांपल है। उसके अंदर जो डाटा है वो आपको गिवन ही नहीं है, तो वो इस तरह से है कि आप एस्टिमेट करेंगे किसी भी वो लैडर की लेंथ को और एक अडल्ट मैन की लेंथ को, और उसके बाद उसमें एनर्जी फाइंड करनी है, तो वो एक एस्टिमेशन बेस्ड एग्जांपल है। अब उससे ये होगा कि आप लोग जो है उस कंसेप्ट को डीपली समझ सकते हैं, यानी कि पहले जब हमें एग्जैक्टली गिवन होती थी कि एक मैन की लेंथ इतनी है, एक लैडर की लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, आपने एनर्जी निकालनी है, तो हमें पता है एक फार्मूला है, उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है, निकाल लेना है। लेकिन जब आपको उन चीज़ों का नहीं पता, तो आप एस्टिमेट करेंगे, चीज़ों का अंदाज़ा लगाएंगे, इससे आप उस चीज़ से बाहर निकल करके भाई एक चीज़ 5 फुट की है या 3 फुट की है, 2 फुट की है, ये बात की बात है। मेन चीज़ क्या है कि वो उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी, दो चीज़ें कौन सी मल्टीप्लायर है, मेन चीज़ तो ये है ना। तो आप उसके ऊपर आएंगे, यानी कि आपको उस चीज़ से बाहर निकाल दिया गया, नंबर गेम से, क्वांटिटी से, डाटे से बाहर निकाल कर आप खुद से ज्यूम कर सकते हैं कि एक बंदा 70 kg का है या 60 kg का, आपकी मर्जी, आप जितना भी ले लें। मेन दैट इज़ नॉट द मैटर, मैटर इज़ दैट कि मतलब आपने निकालना क्या है, उसके अंदर फार्मूला क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है। तो इस तरह से जो एस्टिमेशन है ना, हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी कंसेप्ट की, टॉपिक की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें हेल्प आउट कर। उसके बाद जो एस्टिमेशन स्ट्रेटजी आ जाता है, तो मतलब अब एस्टिमेशन हमने देख लिया होता क्या है, उसकी मिसाल देख ली, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब उसके लिए ना कोई स्ट्रेटजी भी है, हम खाम खा अपनी तरफ से कोई ना कोई मतलब एस्टिमेशन ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। तो वो जो स्ट्रेटजी आपकी बुक के अंदर मेंशन थी वो है ब्रेकिंग बिग थिंग्स इनटू स्मॉलर थिंग्स और एग्रीगेटिंग स्मॉलर थिंग्स इनटू बिगर थिंग्स। यानी कि बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करके अंदाज़ा लगाना, और अगर छोटी चीज़ है तो उसको बड़े हिस्सों में लेकर, बंचेस की फॉर्म में लेकर उससे अंदाज़ा लगाना। अब इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग की बात की थी, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, एक पूरी बिल्डिंग थी, वो एक बिगर चीज़ थी, उसको हमने डिवाइड किया फ्लोर्स के अंदर। फिर फ्लोर्स के अंदर हमने देखा कि कितने आदमी हम एक दूसरे के ऊपर खड़े करें तो वो सीलिंग को टच करेंगे, तो उस चीज़ का अंदाज़ा लगाया। तो अब हमने क्या किया था कि बिल्डिंग का हाइट का अंदाज़ा एक बंदे की हाइट से लगाया, एक मैन की हाइट से लगाया। तो क्या किया, बिगर थिंग्स इनटू स्मॉलर थिंग्स, उसको हमने डिवाइड कर लिया।
इसी तरह से है एग्रीगेटिंग स्मॉलर थिंग्स इनटू बिगर थिंग्स। तो इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आपने एक पेपर की जो आपकी शीट पेपर होता है उसकी विड्थ का अंदाज़ा लगाना है, उसकी चौड़ाई का अंदाज़ा लगाना है, तो वो बहुत बारीक सा होता है जो हमारा पेपर होता है, रजिस्टर का पेपर होता है। अब उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप ऐसे डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप उसको मैयर कर लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस जैसे बहुत सारे पेपर उसके ऊपर रख देंगे और एक स्टॉक सा बना लेंगे, एक पूरा बंडल बना लेंगे। तो अब हम छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ की तरफ एग्रीगेट कर रहे हैं। उसके बाद उस पूरे बंडल का हम विड्थ मैयर करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, और जो भी विड्थ आएगी उसको नंबर ऑफ शीट्स यानी जितनी भी शीट्स उस बंडल के अंदर है उस पर डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारे पास एक शीट की जो विड्थ है ना वो आ जाएगी। तो ये है हमारे पास एस्टिमेशन की स्ट्रेटजी। इस तरह से हम चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं फिज़िक्स के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की लेंथ की एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी वांट टू एस्टिमेट द विड्थ ऑफ अ रिवर। एज यू नो विड्थ इज़ आल्सो अ लेंथ। तो किसी भी चीज़ की विड्थ जो है वो लेंथ ही होती है। तो हम रिवर की ना विड्थ मेजर करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं। नंबर 1 इज़ काउंट योर स्टेप्स अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर। अब जो रिवर है, दरिया है, उसके हमारे किनारे जो है ना उसके अलोंग आपने अपने स्टेप्स काउंट कर लेने कि आपको कितने कदम चलकर जाना पड़ा उसका पूरा किनारा क्रॉस करने के लिए। ठीक है, मतलब पूरा किनारा चलने के लिए आपको कितने कदम चलना पड़ा। नेक्स्ट स्टेप इज़ मैयर द लेंथ ऑफ वन स्टेप। फिर आपने देखना है कि एक स्टेप की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब जितनी एक स्टेप की लेंथ है उसको अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ यानी कि जितने आप स्टेप चल के पूरा आप रिवर क्रॉस करके गए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो विड्थ है वो आ जाएगी। तो थर्ड वन इज़ मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ स्टेप्स टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट विड्थ। इस तरह से आप एक जो लेंथ है उसकी स्टेप की लेंथ है उससे पूरे रिवर की विड्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम फ्रॉम द लेंथ। इससे पहले हमने लेंथ का अंदाज़ा लगाया था। अब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया या वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाना हो उसकी लेंथ से, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए भी हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। टू एस्टिमेट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले यहाँ पर है कि अगर किसी भी कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का यानी जिसकी हमें शेप या ज्योमेट्री का ना पता हो, एंगल्स वगैरह का ना पता हो, उसको हम उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एरिया या वॉल्यूम हम देखना चाहते हैं उसकी लेंथ से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए सबसे पहले ये है कि इंट्रोड्यूस अ सिंपल मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज स्फीयर और अ बॉक्स। अब सबसे पहले ये करना है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है जिसकी शेप कम्प्लेक्स सी है, तो उससे मिलती जुलती जो सबसे ज़्यादा उससे मिलती जुलती शेप है ना उसको कंसीडर कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्केयर से मिलता जुलता कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप आपको देखने से ऐसी लग रही है कि वो एग्जैक्ट स्केयर नहीं है लेकिन स्केयर जैसी है, तो आप उसके लिए एक स्केयर कंसीडर कर लें। ठीक है, या फिर अगर वो स्फेयर जैसी है, गोल गोल है, अगर सर्कल जैसी है, तो फिर उसको उसके लिए आप एग्जैक्टली मतलब वो चीज़ वैसी नहीं भी है तब भी आप उसका एक सिंपल वर्जन लेकर सिंपल सर्कल लेकर उसको लेकर आगे चल सकते हैं, वो भी उसी चीज़ की ही वॉल्यूम या एरिया होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहला स्टेप लिखा कि इंट्रोड्यूस अ सिंपल मॉडल ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज स्फेयर और अ बॉक्स। मतलब वो फिर उस चीज़ की डिपेंड करता है। अगर आपकी चीज़ स्फेयर से मिलती जुलती है तो आप स्फेयर कंसीडर करेंगे, और अगर बॉक्स या स्केयर से मिलती जुलती है तो फिर बॉक्स कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वन इज देन एस्टिमेट द लीनियर डायमेंशंस। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीनियर डायमेंशन क्या होती है। तो लीनियर डायमेंशन है रेडियस ऑफ द स्फेयर और लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। अगर स्फेयर के अंदर हम बात करें तो स्फेयर के अंदर लीनियर डायमेंशन एक ही चीज़ है, वो है रेडियस। लीनियर डायमेंशन होती है हमारे पास कोई भी हमारी 3 डायमेंशंस के अंदर लेंथ, यानी कि हमारा लेंथ भी डायमेंशन के अंदर आ जाता है, रेडियस भी डायमेंशन के अंदर आता है, हाइट भी डायमेंशन के अंदर आ जाती है। बेशक वो किसी भी एक्सिस में हो, एक्स एक्सिस में हो, वाई में हो या जी में हो। लाइक अगर जेड में होगी तो हाइट हो जाएगी, अगर वो एक्स में है तो लेंथ होगी, वाई में होगी तो विड्थ होगी। तो इस तरह किसी भी एक्सिस में हो, नथिंग मैटर, बस मेन चीज़ ये है कि वो हमारे पास उस चीज़ के अंदर लाई कर रही हो। तो जो स्फेयर है उसके अंदर जो मेन होती है वो रेडियस ही होता है स्फेयर का, जो हम उसे मेजर करते हैं, तो वो उसकी लीनियर डायमेंशन है। और अगर हम बॉक्स की बात करें तो उसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। तो सबसे पहले हमने उसकी लीनियर डायमेंशन का अंदाज़ा लगा लेना है। देन यूज़ एस्टिमेट्स टू फाइंड द वॉल्यूम और एरिया फ्रॉम स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल फार्मूला। उसके बाद सिंपल है, जब हमें डायमेंशन का अंदाज़ा हो जाएगा फिर हमारे पास जो सिंपली वॉल्यूम या एरिया के फार्मूलाज है ना उनको यूटिलाइज करते हुए हम उस चीज़ का एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हैं।
अब जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है स्फेयर के वॉल्यूम का, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हमें स्फेयर का रेडियस पता है, उसका हमने अंदाज़ा लगा लिया है कि इतना है, तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। तो हमने क्या किया कि लीनियर डायमेंशन से उस चीज़ का वॉल्यूम निकाल लिया। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। मतलब अगर एरिया अगर स्क्वायर का है तो उसका फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। उसमें क्या है कि हम लेंथ और विड्थ का अंदाज़ा लगाएंगे कि लेंथ उसकी इतनी है, विड्थ इतनी है, उसकी एरिया उसमें इक्वल ही होगी, तो एक चीज़ पता चल के दूसरी भी आ जाएगी, तो उससे उसमें सिर्फ एक ही साइड का अगर अंदाज़ा लगा लें दोनों साइड्स का हो जाएगा। तो इस तरह से उनको मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया आ जाएगा। तो क्या हुआ कि हमने उसकी लीनियर डायमेंशंस का अंदाज़ा लगाया और वहाँ से उस चीज़ का एरिया या वॉल्यूम मेजर कर लिया। इसी तरह से इट्स वाइस वर्सा इज़ आल्सो पॉसिबल। अगर हमें वॉल्यूम और एरिया पता है तो उससे हम लेंथ और वो भी निकाल सकते हैं इन्हीं फार्मूलाज को यूटिलाइज करते हुए। एस्टिमेट मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि एरिया और वॉल्यूम का अंदाज़ा किस तरह हम लेंथ से लगा सकते हैं। तो इसमें है कि मास किस तरह से वॉल्यूम और डेंसिटी से फाइंड किया जा सकता है। तो अगर मैं इन तीनों चीज़ों को रिलेट करूँ, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी, तो मेरे पास एक फार्मूला आता है जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। रो इज इक्वल टू एम ओवर वी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर अगर मास निकालना है तो डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम। मतलब कि हमने मास का अंदाज़ा लगाना है डेंसिटी और वॉल्यूम से। अगर हमें डेंसिटी का भी अंदाज़ा हो किसी भी ऑब्जेक्ट की और वॉल्यूम का भी पता हो, तो फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस चीज़ का मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि टू एस्टिमेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन हेल्प फर्स्ट टू एस्टिमेट इट्स वॉल्यूम एंड देन टू एस्टिमेट इट्स मास फ्रॉम एस्टिमेट ऑफ इट्स एवरेज डेंसिटी। यानी कि अगर हम मास को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो हमें पहले क्या करना है, टू एस्टिमेट इट्स वॉल्यूम एंड देन टू एस्टिमेट इट्स मास फ्रॉम एस्टिमेट्स ऑफ इट्स एवरेज डेंसिटी। यानी कि वॉल्यूम भी एस्टिमेट कर लेना है, एवरेज डेंसिटी भी एस्टिमेट कर लेनी है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम मास निकाल सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला। और प्रियर एक्सपीरियंस, तो प्रियर एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जो आपके पहले वाले तजुर्बात होते हैं। यानी कि अब जैसे हमें डेंसिटी ऑफ एयर पहले से ही पता है, ये एक हमें शुरू से बताई गई, हमें याद है, मतलब इतनी एक चीज़ हम याद कर सकते हैं। तो जो एयर की डेंसिटी है वो है 1 kg मीटर पर क्यूब। इसी तरह से वाटर की जो है वो है 1000 kg मीटर पर क्यूब। तो ये जो डेंसिटीज़ है ना, ये प्रियर एक्सपीरियंस है, यानी पहले से इन पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है और अब ये यही हैं, ये यूनिवर्सली यही हैं, एक्सेप्टेड है। तो फिर हम इनको ऐसे ही याद रख लेंगे ताकि हमें आगे काम आ सके। इसलिए ये हमारा प्रियर एक्सपीरियंस में आ जाता है। उसके बाद है इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ फ्लोटिंग इन एयर मीन्स दैट इट हैज़ डेंसिटी इक्वल और स्मॉलर देन एयर। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एयर के अंदर फ्लोट कर रहा है, एयर के अंदर उड़ रहा है, हवा में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है या तो उसकी डेंसिटी एयर के इक्वल है या उससे कम है, तभी वो उसके अंदर मूव कर रहा है। एंड इज सेम फॉर द वाटर। इसी तरह वाटर के लिए भी है कि अगर उसकी डेंसिटी वाटर के रिलेटिबल है, वाटर के स्मॉलर है या फिर वाटर के इक्वल है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट उसमें फ्लोट करेगा। अगर वाटर से ज़्यादा होगी तो वो जाहिर बात है डूब जाएगा उसके अंदर, वो फ्लोट नहीं करेगा। तो बाय दिस वी गेट अ रफ एस्टिमेट ऑफ डेंसिटी। से हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं डेंसिटीज़ का, और जब डेंसिटीज़ का पता चल जाए और वॉल्यूम का भी पता चल जाए तो इस फार्मूले से हम मास का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना लूँगी। थैंक यू सो मच।